सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने संपूर्ण मानव जगत को सद्मार्ग का मार्ग दिखाया, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं सोए हुए समाज को जागृत करने का काम करने वाले शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को एक सुदृढ़ मार्ग प्रशस्त करने वाले बोधिसत्व प्राप्त बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात मैं सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पे इस ग्राम सभा के उपस्थित प्रधान, जिन्हें मैं यहाँ पे जय भीम करता हूँ, और उपस्थित यहाँ के ग्राम सभा के सभी बुजुर्ग, भाई बंधु, माताएं, बहनें एवं बच्चों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। इसके पश्चात मैं अपने इस सोए हुए समाज जो आज तक जागरूक नहीं है, एक कहावत है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो कभी अपना इतिहास बनाने का काम नहीं कर सकता है। जैसा कि कहावत है कि यदि कभी शिकारी जब हिरण का शिकार करता है, तो अगर हिरण का इतिहास या हिस्ट्री लिखनी हो, तो यदि शिकारी लिखेगा तो वो अपनी शौर्य गाथा को लिखेगा, ना कि ये लिखेगा कि वो जो हिरणी है उसके जब उसने उसका शिकार किया तो वो किस मार्मिक अपनी पीड़ा से ग्रसित थी, वो तो अपनी ही शौर्य गाथा का वर्णन करता रहेगा। यही ठीक हमारे समाज के साथ हुआ है। हमारा समाज जो था, हमारे सभी के पूर्वज क्यों नहीं पढ़े लिखे, उसके पीछे भी उनके सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिनके कारण वो पढ़ लिख नहीं सके। और खास करके ये जो समाज आज अपने को सर्वश्रेष्ठ कहता है, उसने कभी अवसर नहीं दिया, और जब अवसर मिला तो वो हमारे समाज के उगते हुए सूरज बाबा साहब ने करके दिखाया कि अगर हमें भी मौका मिले तो हम उस आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं। आज हम सभी, यदि आज 14 अप्रैल 2024 को इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, तो उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पर उनके विचारों को सुनने के लिए क्या हमारे बाबा साहब ने हम सभी के लिए किया, क्या नहीं किया, और जो किया भी, तो आजकल हम सभी यही देखते हैं कि जो हमारी ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, बाबा साहब ने उसको क्यों ठुकराया। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, जबकि उन दिनों बाबा साहब के सामने बहुत से पारसी भी आए, इस्लाम वाले भी आए, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा किया था कि जो बौद्ध धर्म को ही ग्रहण किया। बाबा साहब अपने समय के महानतम विद्वानों में गिने जाने वाले विद्वान थे। उस समय उनके कार्यकाल के दौरान हमारे देश भारत के अंदर उनके समान कोई महानतम विद्वान नहीं था। तो यही सब सवाल उठता है कि बाबा साहब आज तक हमारा समाज जो है, हमारे बुजुर्ग बहुत से ऐसे हैं जिनसे कह दिया जाता है उस परंपरा, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जो जकड़ी हुई परंपराएं हैं, सड़ी गली व्यवस्था है, उसी पे चलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे दादा परदादा की प्रथा चली आ रही है। प्रथा तो कोई परिस्थिति बस भी आ सकती है। जैसे कि एक कहावत है कि एक बार दो बुढ़ी और बुढ़ा थे, तो वो अपने सूर जो होता है, सूर थे, उनको दिखाई कम देता था। तो वो जब कहा जाता है कि वो रोटी बनाती थी बुढ़ी, तो वो दो
दोनों लोग सोचते थे कि ऐसा है, चार चार रोटियां बना लो और हम दोनों मिलके खा लेंगे। तो उनको दिखाई कम देता था, इसलिए उनके घर में एक दिन ऐसा हुआ कि बिल्ली आई और वो रोटी ले गई। फिर वो जो बुड्ढे थे दादाजी, उन्होंने सोचा कि आज हमारे साथ में इसने चालाकी की है, हमको 3 ही रोटी दिया और खुद 4 रोटी खा ली है। जबकि हकीकत ये थी कि वो जो बुजुर्ग बुड्ढी थी, उन्होंने भी 4 ही रोटी खाई थी, लेकिन एक रोटी जो थी वो बिल्ली ले गई थी। तो अगले दिन फिर दादाजी ने गौर किया और वो गेट पे एक डंडा लेके बैठे हुए थे और कान लगाए हुए थे। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए, जब हमारे किसी भी बॉडी पार्ट कोई ऐसा होता है, आंख या कान या नाक, जो तो दूसरा पार्ट हमारा सेंसरी ऑर्गन जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है। तो यदि आंख हमारी कमजोर है तो हमारी कान जो है इसके सेंस सुनने का अधिक होगा। तो उन्होंने जब गौर किया तो उनको लगा आहट आई, किसी चीज की कुछ आया है। तो उन्होंने क्या किया, अगले दिन से जब वो खाना बनाने बैठती थी तो एक डंडा ले लेते थे और उसी पे कट 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 बजाते रहते थे, जो शोर सुन करके कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं आता था। तो ऐसा उनका यही चलता रहा। आगे चल करके उनका एक बच्चा हुआ, बहू आई और बच्चे का बच्चा हुआ। तो जब बच्चे का बच्चा, कहने का मतलब है कि वो दादाजी का जब पोता हुआ, जो पोते की बहू आती है, तो जब वो खाना बनाती है तो उनका पोता जो है वही लकड़ी लेकर के बजाना शुरू कर देता है। कहता है ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ की परंपरा है। तो कहने लगे ये कौन सी परंपरा है भाई? तो कहने लगे ये हमारे दादाजी करते आए हैं, हमारे पिताजी भी करते आए हैं। तो कहने लगा आप पहले पूछ के आओ पिताजी से कि आखिर ये परंपरा कौन सी है। तो कहने लगे ठीक है मैं पूछता हूँ। तो वो जब अपने पिताजी से पूछने गए तो कहने लगे बेटा ये हमारी परंपरा पुरातन से चली आ रही है। कहने लगे अच्छा कैसे? तो कहने लगे ये अपने बाबा से पूछो जा करके, हमको तो नहीं पता है। तो जब वो बच्चा जो है अपने बाबा के पास में जाता है तो कहता है कि बाबा जी ये हमारे यहाँ परंपरा कब से चली आ रही है। कहता बेटा हम तो अंधे हैं लेकिन तुम लोगों के आंखें हैं, तुम लोग मूर्ख क्यों बने हुए हो। जब उन्होंने अपनी बताई हिस्ट्री की हम किस कारण से बताते हैं, इसको बजाया करते थे, तब बच्चे की समझ में आया अच्छा इसका कारण ये था। तब उसने अपनी जब बीवी से बताया तो उसने कहा ये जो है बहुत से हमारे समाज में आज भी ऐसी कुरीतियां हैं जिनको हम क्या है परंपरागत ढोते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण जाने बिना। तो ठीक इसी तरह से हमारे समाज में आज भी बहुत सी रूढ़िवादियां ऐसी परंपराएं हैं जिनको हम लोग बिना सोचे समझे ढोते चले आते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, फिर संघर्ष करो। जब हमें ज्ञान आ जाएगा किसी चीज का तो हम ऑर्गेनाइज आपस में आराम से हो जाएंगे, और जो हमें ज्ञान ही नहीं होगा तो हम फिर ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। और जब हम ऑर्गेनाइज नहीं हो, संगठित नहीं हो पाएंगे तो हमारे अंदर संघर्ष करने की क्षमता नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से एक लकड़ी अगर अलग कर दी जाए तो उसको कोई भी आकर के तोड़ देगा, और यदि वही लकड़ी एक बंच रूप में आ जाए, एक गट्ठर के रूप में, तो उसको तोड़ना कठिन होगा। तो वही हाल अपने समाज का है, टुकड़ों में अपना समाज इधर उधर बटा हुआ है। लेकिन यदि एक दूसरे की टांग खुद स्वयं अपना भाई ही खींच रहा है, वो कहता अच्छा ये हमसे आगे जा रहा है, तो आजकल यदि किसी को अगर सही राह भी बताओ तो उसको लगेगा कि ये हमारा ही गलत तो नहीं सोच रहा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमेशा कोई भी कहे, जैसे कि हम सभी को पता होना चाहिए हमारा जो देश है ये प्राचीन, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो ये प्राचीन बौद्ध सभ्यता ही रही है। यदि हम सभी भाई बहनों में से कोई भी जानकार अगर होगा तो उसको पता होगा, यदि हिस्ट्री की जानकारी होगी। वैसे तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि इतिहास की पढ़ाई और भैंस की चराई, ये क्यों कह दिया गया? इसके पीछे भी इन ब्राह्मणवादियों का कुछ कारण है। क्योंकि हिस्ट्री जो है
वो होती है जो मानव के अतीत या हम सभी के अतीत के पदचिन्ह होते हैं, निशान होते हैं। तो उस हिस्ट्री को फैब्रिकेटेड कर दिया गया और हम लोगों के सामने वो रियल हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं की गई। और जब आप हमारा समाज, जो बच्चे नई जनरेशन के जो पढ़ लिख रहे हैं वो जान रहे हैं, लेकिन वो जानेंगे क्या, लिखने वाला कौन है, पढ़ने का हमारा समाज जब काम करता है तो पढ़ाने के लिए भी वो द्रोणाचार्य बैठा है अंगूठा काटने के लिए। और वो भी रियल हिस्ट्री कभी नहीं सामने आएगी किसी के। रियल हिस्ट्री ये देखना है आपको तो निष्पक्ष, कहावत कहने का मतलब ये है निष्पक्षता। तो जब अदर कंट्री का कोई स्कॉलर लिखता है, यदि आप उसकी बुकों को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तब आपकी समझ में आएगी कि हाँ रियल हिस्ट्री क्या होती है। अब हम लोगों को तो यही बता दिया गया कि हमारे देश को जैसे कोई राम के नाम पे बताने लगा, कोई कृष्ण के नाम पे, कोई किसी के नाम पे। यदि हिस्ट्री में जाएं तो ये सब एक मिथिकल कैरेक्टर है। यदि हमारे यहाँ किसी भाई को जानकारी होगी तो ये पता होगा कि अपने कानपुर के ही पास के रहने वाले थे ललित सिंह यादव, जिन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। और उनके ऊपर फिर कोर्ट केस हो गया था अपने यही उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में। फिर यहाँ से भी वो कोर्ट केस जीते। उसके बाद फिर इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने फिर उनके ऊपर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, वहां से भी वो जीत गए। और जो उनकी रामायण जब्त की गई थी, सच्ची रामायण, वो आज खुलेआम मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सच होता है उसको कभी आंच नहीं आती है। और हमारे यहाँ तो ये है मिथिकल कैरेक्टरों को जो है लोग घर घर में आजकल देखो कितनी चर्चाएं हो रही हैं, और जो रियल है उसको लोग भुलाए बैठे हुए हैं। अब नौ दुर्गे का भी हम देख रहे हैं, जगह जगह पे इतना हमारी बहन बेटियां जो हैं नौ दुर्गा रह रही हैं। लेकिन अगर किसी से ये पूछो कि आप रहती हो, इससे किसी का कोई कल्याण हुआ है? नहीं हुआ होगा, हमको तो नहीं लगता है। मैं साक्षात खड़ा हूँ, प्रैक्टिकल मैं करता हूँ, मैं रियल व्यक्ति हूँ। मैंने 35 साल तक इस आडंबर को ढोया है। बहुत बड़ा आडंबरी तिलकधारी था। हमारे गले में देखते चारों तरफ आपको वही जंतर मंतर और हाथे में, और जब तक मैं घंटी नहीं हिला लेता था खाना नहीं खाता था। लेकिन आज मुझे 10-11 साल होते जा रहे हैं, मैं हर एक चीज का प्रैक्टिकल करता हूँ। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, ये भावनात्मक रूप से कोई भी आपको इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं होती है, रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं तो यही कहूंगा अपने समाज से, यदि कोई कुछ कहता भी है तो पहले उसकी बात को सोचो कि उसने क्यों कहा है और किस लिए कहा है। अगर वो कह रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि हमारे तथागत बुद्ध जो थे, जब वो एक बार गए हुए थे वहां पे अपने पटना में, ये पहले पटना नहीं था, पाटलिपुत्र हुआ करता था। तो पाटलिपुत्र में जब वो गए हुए थे तो वहां पर एक बार इनके एक शिष्य थे। तो उनका एक कहना यह था, ये 5-10 शिष्य मिल करके अपने एक नियम बना सकते हैं, और वो सभी लोग नाम ले देते थे कि यह तथागत बुद्ध ने कहा है। तो तथागत बुद्ध ने ये कहा कि ऐसा है, अब यदि कोई कुछ कहे भी, यदि मैं भी कहूं, लेकिन मेरी भी बात को तब तक मत मानना जब तक आप उन बातों पे खरे आपके लिए न उतरे, सच ना लगे। इसीलिए उन्होंने एक कहा है, उन्होंने कलाम सूत्र में लिखा हुआ है कि चाहे कोई कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति या ऋषि मुनि या XYZ कोई भी हो सकता है, वो यदि कह रहा है तो हमको यथावत उसकी बात पे बिलीव नहीं करना है। ये तथागत
बुद्ध के खुद वचन है। क्योंकि जब तक वो सर्व समाज अर्थात इस संपूर्ण विश्व जगत के लिए सच ना हो, सच होगा तो वो सब जगह सच होगा। यदि हमारे कहने का मतलब सूर्य है, सूर्य यदि प्रकाश देगा या 10 लोग बैठे होंगे तो 10 के ऊपर उसका प्रकाश बराबर आएगा। हवा चलेगी तो सभी को बराबर, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो हमारा कहने का मतलब ये है, यदि कोई चीज अगर गलत है तो वो सबके लिए गलत होगी। ऐसा नहीं है कि ये इस व्यक्ति के लिए अच्छी है तो दूसरे व्यक्ति के लिए गलत है। यदि अब आप सभी देखते होंगे, अभी पीछे कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन बनी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदू को लगेगी और मुसलमान को नहीं लगेगी, या वो बीमारी देख के नहीं किसी को आएगी। तो एक जब साइंटिस्ट या कोई भी चीज का जब अपना वो आविष्कार करता है तो वो सभी के लिए बराबर होती है, ना कि पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए। तो हम तो यही कहेंगे अपने समाज से, आजकल भ्रमित करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन हमारे समाज को भ्रमित होना नहीं है, उसे हर उस बात का तार्किक रूप से समझने की कोशिश करना है कि उस व्यक्ति ने कहा है हमसे, तो उस व्यक्ति का उसके पीछे का कारण क्या है। भाई जब तक और बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता है, ये साइंस भी कहता है। और आज से बहुत 2-2.5 हजार साल पूर्व महामानव तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है। यदि हमें फीवर है, बुखार है, तो उसके पीछे का कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा, या हमें वायरल हुआ होगा किसी वायरस के कारण, या तो फिर हमें चोट लगी होगी उस दर्द पीड़ा की वजह से, या हमारी बॉडी के अंदर थकान होगी। मतलब कारण जरूर होगा कोई न कोई, बिना कारण के कोई कारण कार्य नहीं हो सकता है। तो वही है, मैं इन सभी बातों को कहने के साथ साथ मैं यही कहूंगा, यदि आप सभी की राय हो तो थोड़ा समय लगेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से लोग हैं जो तो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ही क्यों लिखा। क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसमें 389 सदस्य थे। तो प्रश्न उठता है कि जब 389 सदस्य थे तो 388 सदस्य 2 साल 11 माह 18 दिन आखिर करते क्या रहे, जब एक व्यक्ति ने ही संविधान लिखा। ये प्रश्न उठता है क्योंकि हमारे संविधान में 389 सदस्य थे और उसकी 13 समितियां थी। तो 13 समितियों के ड्राफ्टिंग कमेटी के 7वें सदस्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने ही फिर भारतीय संविधान क्यों लिखा। क्या ऐसा कारण है? तो यदि आप सभी की इजाजत हो तो इस पे मैं कुछ बोल सकता हूं। जिस समय हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल में था, तो उन दिनों हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां जो थी वो बहुत ही अलग थी। उस समय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस, गांधी और नेहरू इनके विचारों से कभी सहमत नहीं हुआ करते थे, हमेशा इनके विरुद्ध खड़े होते नजर आए, हमेशा।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि तो फिर कांग्रेस और गांधी बिना इनके इशारे पे कुछ काम होता नहीं था, तो फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कैसे लिखा और इन्होंने ही क्यों लिखा? ऐसा तो नहीं है कि उस असेंबली में कोई लॉयर नहीं था। तो अब सवाल ये उठता है कि दूसरा सवाल ये है कि जब गांधी, नेहरू, राजगोपालाचार्य, मुंशी बी.एन. राव और जे.पी. कृपलानी जैसे बहुत सारे लोग संविधान सभा के सदस्य थे, ये सब जानने के बाद कि संविधान सभा में 389 सदस्य वाली 13 समितियों वाली समितियां हैं, जिनमें से एक अकेले 11वीं समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के 7वें सदस्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ही अकेले संविधान क्यों लिखा? तो उनको ये संविधान लिखने के लिए सुझाव किसने दिया होगा? यहां पर यह सवाल उठता है, आखिर ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने ये सलाह दी कि आप भारत देश का संविधान लिखें? इसका जवाब हमें सन 2000 में महाराष्ट्र में एक फिल्म बनी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बनाई गई थी। उसमें, उस फिल्म में ये फिल्माया गया था कि गांधी जी ने नेहरू से बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के लिए सिफारिश की थी कि अम्बेडकर जी अपने भारत देश का संविधान लिखें। जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये हम सभी भारतीयों से छिपाया गया कि भारतीय संविधान को लिखने के लिए गांधी जी ने सबसे पहले जो चुना था, उन्होंने बी.एन. राव जी को चुना था। लेकिन ये उस फिल्म में नहीं दर्शाया गया। उस फिल्म में ये बताया गया, गांधी जी नेहरू जी से अंबेडकर जी के लिए सिफारिश कर रहे हैं कि अंबेडकर जी संविधान लिखें, जबकि इसके उलट था। गांधी जी ने जो था, एक बी.एन. राव जी थे, उनको जो है चुना था कि ये हमारे देश का संविधान लिखेंगे। देश विदेश के संविधान के जानकारों से मदद लेंगे, ऐसा एक शिष्टमंडल तैयार किया गया और जिसको ये कहा गया कि आप देश विदेश के जो संविधान के जानकार हैं वहां जाइए और उनसे सलाह मशवरा लीजिए और फिर आप अपने देश का संविधान लिखिए। इसी सिलसिले में एक शिष्टमंडल जब लंदन के विश्वविद्यालय के एक राज्यशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग, तो जब वो शिष्टमंडल भारत से जाता है लंदन के विश्वविद्यालय में, तो प्रोफेसर जर्निंग से जब मिलता है तो वो प्रोफेसर जर्निंग उस शिष्टमंडल को एक सलाह देते हैं और कहते हैं कि आप लोग हमारे पास में आए हो और आपके ही देश में जो कि संविधान का जानकार प्रकांड विद्वान है, आप लोग उससे सलाह क्यों नहीं ले लेते? जब उस शिष्टमंडल ने प्रोफेसर जर्निंग की ये बात सुनी तो शिष्टमंडल जो था वो लौट करके भारत पुनः आता है और उस अपनी कमेटी नेहरू, गांधी, पटेल इन सभी के समक्ष वो प्रोफेसर के द्वारा बताई गई बातों को रखता है और बताते हैं कि प्रोफेसर साहब ने इस तरह का हमको सलाह दिया है। तो फिर जब बाबा साहब के बारे में ऐसा जानकारी होती है तब फिर पूरी कमेटी सहमत होती है और फिर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के संविधान लिखने के लिए एकजुटता अपनी आपस में राय बनाते हैं। लेकिन अब एक सवाल सबसे बड़ा सभी के दिमाग में ये आएगा
कि BN राव को संविधान समिति के सलाहकार चुना गया और बाबा साहब को संविधान को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। तो एक सवाल यह है कि क्या ऐसा कारण रहा होगा जो प्रोफेसर लंदन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर जनिंग थे कि उनके ऊपर ऐसा क्या प्रभाव था कि वो जो ये सलाह दिए कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर इतने विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा कौन से कारण रहे होंगे? बिना कारण के तो वो कह नहीं सकते हैं। यदि मैं अभी प्रधान जी को जानूंगा नहीं कि प्रधान जी के अंदर ये एबिलिटी है, तो मैं फिर प्रधान जी से उस कार्य के लिए नहीं कहूंगा, फिर मैं किसी दूसरे को देखूंगा। जब मैं जान जाऊंगा कि हाँ प्रधान जी ये हमारा काम करा देंगे, तभी मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रधान जी आप मेरा ये कार्य करा दीजिए। तो ऐसी ही कुछ परिस्थितियां क्या रही होंगी, अब हम उन्हें जानेंगे। मुझे बाबा साहब के बारे में जानने के बाद मुख्य 3 ऐसे कारण पता चलते हैं जिनके कारण प्रोफेसर डॉक्टर फिलिप्स जर्निंग बाबा साहब से प्रभावित हुए थे। पहला जो मुख्य कारण आता है वो उनकी शैक्षणिक योग्यता। बाबा साहब अपने समय के सबसे महानतम विद्वानों में से एक थे। उस समय भारत के अंदर ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति उनके बराबर नहीं था, जितनी डिग्रियां उन्होंने हासिल की थी। और उन्होंने PhD के साथ कहा जाता है कि 32 डिग्रियां हासिल की थी। उन्होंने 3 सब्जेक्टों में तो PhD करी थी, 32 डिग्रियां थी उनकी। और बाबा साहब 9 भाषाओं के जानकार थे। उनकी 9 भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ थी। उस समय के दौरान संपूर्ण भारत के अंदर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के इतना पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और जो दूसरा कारण है वो ये है कि जो 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, जिसके लिए 3 राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने स्पीच दिया था, उनके उस स्पीच का 50% जो उन्होंने बोला था उसका 50% उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस 1935 के एक्ट में है। दूसरा कारण तो ये पता चलता है कि वही कारण रहा होगा कि जिसके कारण बाबा साहब को डॉक्टर फिलिप्स उनसे इतना प्रभावित हुए, जिसकी वजह से बाबा साहब की देश दुनिया में एक ख्याति है। और एक तीसरा कारण यह है कि बाबा साहब का फेडरेशन वर्जिव फ्रीडम पर दिया गया एक भाषण था, जिसके कारण बाबा साहब पूरे विश्व जगत में मशहूर हुए थे। एक ये भी कारण हो सकता है। और उन दिनों बाबा साहब के समान कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या फिलोसफर कोई दूसरा पूरी दुनिया के अंदर नहीं था, जिस समय बाबा साहब उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए तैयार हुए थे। और जो ब्रिटिश थी सरकार यहाँ पे थी हमारे इंडिया में, तो वो हमारे यहाँ के भारतीयों को बार बार चुनौतियां दे रही थी। चुनौती क्या दे रही थी कि तुम अपना कोई ऐसा प्रारूप या संविधान तैयार कर लो कि जिससे तुम अपना देश चला सको और मैं तुम लोगों को आजाद कर दूं। लेकिन सबसे तो बड़ी दुख की बात यह है, ये हम लोगों को कोई नहीं बताता है कि अंग्रेजों ने ऐसे मौके भी दिए थे। लोग तो यही कहते हैं कि उनको हमने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा है वैसा है, जबकि ये सब बकवास बातें हैं। हकीकत कुछ और है। अंग्रेजों ने
हमारे यहाँ भारतीयों को 3 मौके ऐसे दिए थे कि आप अपना कोई ऐसा दस्तावेज प्रारूप तैयार करिए जिसके ऊपर आप अपना देश चला सके और मैं आप लोगों को आजाद कर दूं। तो पहला अवसर उन लोगों ने 1927 में दिया था, जब लॉर्ड वर्कम ने चुनौती दी थी, जिसे भारत की तरफ से स्वीकार किया गया और फिर संविधान बनाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसके द्वारा संविधान की एक रचना की गई। तो अब हम सभी जानते हैं कि इन लोगों ने कौन से संविधान की रचना की होगी कि जिससे हमारे पूर्वज लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि मनुस्मृति इनका पहला विधान था। ऐसा था उसी के अनुसार कि लोगों को व्यक्ति व्यक्ति में विभक्त कर दिया, भाई भाई को ऐसा कर दिया कि एक भाई दूसरे भाई को मारने काटने को तैयार हो जाए। तो उसको पूरे भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। और इन लोगों ने दूसरा मौका अंग्रेजों ने जो दिया था सन 1930 ईस्वी में दिया था, जब गोलमेज सम्मेलन में सभी इकट्ठा हुए थे। परंतु अपनी भूमिका में या अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए दूसरी बार भी कोई ऐसा प्रारूप नहीं तैयार कर सके। और तीसरा अवसर जो अंग्रेजों ने सब्बू कमेटी जो थी उसको दिया गया और ये भी कमेटी अपना संविधान लिखने में असमर्थ रही। इससे यही प्रश्न उठता है कि उन दिनों भारत के अंदर किसी भी भारतीय में अपने देश का संविधान लिखने की क्षमता नहीं थी। उस समय इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, ये 1940 से 45 के बीच में प्राइम मिनिस्टर थे वहां यूके लंदन के। तो केवल भारत का संविधान मात्र कारण बता करके वो भारत को आजाद करने के भी मूड में नहीं थे, ऐसा इतिहास में दर्ज है। परंतु इंग्लैंड में ही उन दिनों चुनाव होने वाले थे और विंस्टन चर्चिल जो थे वो चुनाव हार जाते हैं और इंग्लैंड में मजदूर पार्टी जो थी वो सत्ता में आती है। और मजदूर पार्टी जब उसकी सरकार बनती है, जिसके जो नौ चर्चित जो प्रधानमंत्री बनते हैं एटली जी, तो एटली महोदय जो थे उनकी भारत के प्रति बहुत ही उदार भावना रहा। तो उन्होंने जब प्रधानमंत्री की कुर्सी इंग्लैंड में संभाली तो उन्होंने क्या किया कि भारत को स्वतंत्र करने का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी। तो सन 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया गया और कानून मंत्री उस समय के सबसे महानतम विद्वान बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को बनाया गया। और दुनिया के सबसे महानतम संविधान को बनाना इतना कोई आसान काम भी नहीं था, क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, ये सबसे महान संविधान है। दरअसल 13 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन होता है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया संविधान बनाने में और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। उस समय देश में लीडरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अंग्रेजों से तो हम आजाद हो गए हैं, परंतु अब इसे हम अपने देश को चलाएंगे कैसे। ये सबसे बड़ी समस्या थी कि हम अपने देश को एक सूत्र में पिरोने वाला संविधान कैसा हो, उसका प्रारूप क्या होना चाहिए, जिसके लिए सन 1947 में एक संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और इसके उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और बी.एन. राव को सलाहकार के रूप में चुना जाता है। हमारी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और कुल 13 समितियां थी। संघ समिति, संविधान समिति, राज्य समिति, राज्य और परिसीमन रियासत परामर्श समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति, प्रक्रिया नियम समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, प्रारूप संविधान समिति, संविधान समीक्षा आयोग और हमारी आखिरी समिति थी 11वीं प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी। तो प्रारूप समिति जो थी उसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे और उन्हीं 7 सदस्यों में से 7वें सदस्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो पहले सदस्य प्रारूप समिति के थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर और दूसरे थे अलादीकरण स्वामी अय्यप्पर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, बी.एल. मित्र, 5वें थे डी.पी. खेतान और 6ठे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह और 7वें सदस्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, जो कि उस समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा में सन 1947 ईस्वी के पहले सदस्यों की जो संख्या थी 389 हुआ करती थी, लेकिन जब हमारा देश आजाद होता है और 2 टुकड़ों में विभक्त होता है, भारत और पाकिस्तान, तो सदस्यों की संख्या जो थी घट करके 289 रह जाती। परंतु जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है तो उसमें कुल मिलाकर के मात्र 200 सदस्य ही सम्मिलित होते हैं। इतने कम सदस्यों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ा तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? हाई कमेटी में पहले 389 सदस्य थे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में 2 पार्ट में विभक्त हुआ, भारत और पाकिस्तान, तब सदस्यों की संख्या घट करके रह गई 289 और जो पहली मीटिंग होती है उसमें 200 सदस्य शामिल होते हैं। फिर भी बाबा साहब को ही केवल भारतीय संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? ये सवाल हमें लगता है शायद आज जो स्कूल में बच्चे जा रहे होंगे उनके सामने ऐसे सवाल लोग करते हैं कि बाबा साहब ने ही अकेले संविधान कैसे लिखा, क्योंकि कमेटी में बहुत से लोग थे। भाई 289 सदस्य तो तब भी रह गए थे जब हमारा देश 2 टुकड़ों में अलग हुआ था, भारत पाकिस्तान, तो उन्होंने ही अकेले क्यों लिखा? जबकि बाबा साहब तो मात्र एक समिति जो थी 13वीं समिति, उसके 7वें मेंबर थे और वो उस प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष भी थे। परंतु कुछ समय अंतराल के बाद में समिति के अन्य सदस्यों की संख्या जो होती है वो धीरे धीरे नगण्य होती चली जाती है। जैसे कि बी.एल. मित्र ने इस्तीफा दे दिया था और डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, जिनके स्थान पर माधवराव व टी. कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। परंतु दोनों सदस्यों ने अपनी अनुपलब्धता जाहिर की। एन. अयंगर 1945 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अनुच्छेद जो 370 है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने हटाया है, ये उन्हीं की देन है जो वो 1945 तक जम्मू कश्मीर में रहे, तो उन्हीं एन. अयंगर जी ने ये 370 लागू किया था। तब से चला आ रहा था। विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को प्राप्त था। अयंगर स्वतंत्रता के बाद में ज्यादातर जम्मू कश्मीर के ही मामलों में व्यस्त रहते थे और जो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह बीमार रहते थे और जो मुंशी जी थे उनको हैदराबाद की जो रियासत थी वहां पे राजदूत के रूप में तैनात कर दिया गया था।
वह वहीं पर व्यस्त रहते थे। इस प्रकार से सारा का सारा कार्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को अकेले ही करना पड़ा। निर्धारित समय सीमा के अंदर इस तरह से भारत जैसे विशाल देश का भारतीय संविधान लिख करके उस संविधान के निर्माता के रूप में आम जनमानस के सामने प्रस्तुत हुए। पहली संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी 26 नवंबर सन 1949 को। जब संविधान तैयार हुआ, संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके पश्चात 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पूरे भारत देश के अंदर लागू कर दिया गया और जो संविधान सभा थी उसको 1950 में संविधान लागू करने के बाद भंग कर दिया गया। इससे ये मालूम होता है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। प्रारूप समिति के सदस्य टी कृष्णाचार्य ने अपने भाषण में ये कहा था कि महोदय, मैं सदन के उन लोगों में से हूं जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना है। मैं ये बताना चाहता हूं कि समिति में के चुने गए 7 सदस्यों को जिन्हें कच्चा मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदारी मिली थी, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया और एक की मृत्यु हो गई और एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को रवाना हो गया और एक अपने शाही राज्य के कार्यों में व्यस्त रहा और 1 या 2 लोग अपने स्वास्थ्य के कारण दिल्ली से दूर रहे। परंतु बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसे मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने संपूर्ण संविधान निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया और उसको पूर्ण करके दिखाया। तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा था कि मैं संविधान में प्रदान की गई सभी सेवाओं की सराहना करता हूं। मैंने राष्ट्रपति के पद पर होते हुए दैनिक गतिविधियों को बहुत ही नजदीकी से देखा है। मैं दूसरों की तुलना में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ज्यादा प्रशंसा करता हूं। इसी के साथ में ज्यादा मैं कुछ और न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अगर भाई कुछ गलत शब्द निकले हों तो क्षमा चाहता हूं।